हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदलू निरोधक कानून। इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 30 अक्टूबर 1967 यानी कि 30/10/1967 के दिन हरियाणा के एक विधायक थे। उन्होंने वो सुबह कांग्रेस पार्टी में थे, दोपहर को वो यूनियनिस्ट पार्टी में गए, शाम को वो फिर कांग्रेस में आ गए। तो एक दिन में उन्होंने 3 पार्टियां बदली। उनका नाम था गयालाल और बाद में गयालाल के नाम पे ही एक कहावत भारत की राजनीति में प्रसिद्ध हुई जिसका नाम आज भी बोलते हैं कि आयाराम गयाराम। तो दल बदलू जो है, दल बदल वो है जब कोई भी चुना हुआ एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या दूसरी पार्टी को समर्थन करता है या उसकी मेंबरशिप छोड़ देता है, तो इसको दल बदल कहते हैं। 1947 से 1967 तक यानी कि लगभग 20 साल भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। कांग्रेस को चैलेंज करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता कांग्रेस में नहीं था। लेकिन 67 के आसपास जब पाकिस्तान और चाइना से वार हुई, देश में अकाल पड़ा और जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है कांग्रेस में भी लीडरशिप को लेकर टकराव शुरू हुआ। तो इसी बीच में जो है अनेक कांग्रेस की पकड़ देश की राजनीति में थोड़ी ढीली होनी शुरू हुई। कांग्रेस में आपसी फूट चली जिसका नतीजा 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, मतलब 2 भाग बंट गए, कांग्रेस ओ यानी कि ओरिजिनल और कांग्रेस आर। तो इसी बीच अनेक क्षेत्रीय दल यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पैदा हुई। तो इस स्थिति की वजह से जो एमएलए और एमपी थे जिनके पास पहले कांग्रेस के राज में कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि और पार्टी थी नहीं, तो इन पार्टीज के पास या इन एमपी और एमएलए के पास अब कई सारे ऑप्शन हुए। इनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो आई हुई। तो इसकी वजह से दल बदल जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होना स्टार्ट हो गया। अगर डेटा के तौर पे बात करें तो 1967 से 1969 के बीच में 2 साल में 1500 एमएलए ने दल बदला यानी कि डिफेक्शन के केस नोट हुए। 1967 से 1971 तक ये आंकड़ा लगभग 2000 था, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और 1967 से 71 के बीच में 4 साल में 25 राज्य सरकारें गिर गई दल बदल की वजह से, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट या फिगर है कि 25 सरकारें गिरी, जिसका मुख्य कारण यही था कि उसके जो विधायक हैं वो एक दल से दूसरे दल में चले गए। इन सब कारणों की वजह से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जिसका मुख्य कारण जो प्रभाव है वो देश के विकास पे पड़ा। बार बार इलेक्शन से पब्लिक जो सरकारी पैसा है, सरकारी मशीनरी है, उसके समय का दुरुपयोग हुआ, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ। और जो ये दल बदलू है, ये इसका मुख्य जो कारण था, विधायकों का दल बदलने का मुख्य कारण उनके निजी हित थे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, रिश्वत हो, करप्शन हो या फिर मंत्री या कोई और लाभ के पद की आशा हो। इस वजह से ये गलत परंपरा देश में चली और जो राजनीतिक अस्थिरता है ये भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के भविष्य के लिए बड़ी खतरनाक थी। तो उस समय से ही इस एक मजबूत कानून की जो है वो आवश्यकता थी जो इस दल बदल को रोक सके। जो दल बदल के मुख्य चेहरों में बात करें तो चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस से अलग होकर जिन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया, और फिर 1979 में जनता दल सरकार जो है वो इनका समर्थन वापस लेने से गिर गई। जगजीवन राम, राजनारायण, और हरियाणा में एक और फेमस एग्जाम्पल रहे हैं जब देवीलाल की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उनके पास 80 से भी अधिक एमएलए का समर्थन था। तो ऐसे में जो भजनलाल थे कांग्रेस के लीडर, उन्होंने उनके 80 जो एमएलए की बड़ी मजबूत सरकार थी, 90 में से 80 एमएलए का जिनको समर्थन था, वो सरकार भी गिरा दी। तो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई पॉलिटिकल पार्टी जो ये एमएलए हैं इनकी। तो इसी को आधार लेके जो है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदलू विरोधक कानून लाया गया। ये कानून लाया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा और 10वीं अनुसूची भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। भारत के संविधान में अब तक भी कुल 12 अनुसूचियां हैं और उनमें से एक अनुसूची जो है वो दल बदलू कानून को समर्पित या उससे संबंधित है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दल बदलू कानून है उसका कितना मोरल और लीगल वेट या उसकी इम्पोर्टेंस भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में है।
अब बात करते हैं क्या क्या प्रोविज़न है इस कानून में, क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं इनएलिजिबिलिटी या निरर्हता की, कि किन किन आधार पे किसी भी MP या MLA को दल बदलू के तहत दोषी माना जाएगा। तो वो जो 4 इसके अंदर ग्राउंड है, सबसे पहला है अगर कोई भी MP या MLA अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसे दल बदलू कानून के तहत दोषी माना जाएगा, क्योंकि इसने उस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और अब उसकी जो मेंबरशिप है उसको छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने अपने पुराने दल को छोड़ दिया है, तो दल बदलू कानून के तहत वो दोषी है। दूसरा, अगर कोई भी MP या MLA अपनी पॉलिटिकल जिस पार्टी से वो चुना गया है उसके डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है या वोट डालने के समय एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित है, तो भी उसे दोषी माना जाएगा। अब इलेक्शन वोटिंग कई समय होती है, चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो, या फिर इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर लोकसभा या संसद में या राज्य विधानसभा में वोटिंग होती है। अगर वो वोटिंग के खिलाफ जाता है या फिर वोट करने के समय एब्सेंट रहता है तो उसे दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर उसने 15 दिन के अंदर इस बात के लिए उसको माफ़ी मिल गई है अपनी पार्टी से तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। नंबर 3, अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत गया, यानी कि इंडिपेंडेंट MLA है, निर्दलीय अगर सांसद या विधायक है, वो चुने जाने के पश्चात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो दोषी माना जाएगा। नंबर 4, नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, तो नॉमिनेट किया हुआ सांसद या विधायक नॉमिनेट होने के यानी कि सांसद या विधायक बनने के 6 महीने बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे दोषी माना जाएगा। इसके लिए 2 एक्सेप्शन या 2 अपवाद हैं, 2 केसेस के अंदर इन लोगों को छूट है। सबसे पहली छूट तो ये है कि अगर कोई भी दल है उसके टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 मेंबर टूट जाते हैं एक साथ। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी X है, उसके 100 MLA हैं और 100 में से अगर 1/3 यानी कि 33, अगर 33 MP उसके MLA एक साथ टूट के अलग हो गए तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा। हालांकि ये प्रोविज़न जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसको निरस्त यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। अब 1/3 मेंबर जो है वो भी अगर टूट के जाएंगे तो उन्हें दोषी माना जाएगा। ये हम ओरिजिनल जो लॉ था 1985 का उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिनल में प्रावधान था कि 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट करते हैं तो वो दोषी नहीं माने जाएंगे, लेकिन 2003 91वां संविधान संशोधन इसकी अनुमति नहीं देता। नंबर 2, अगर MP या MLA उस सदन का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी हुए, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उसके बाद जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हुए उपराष्ट्रपति, विधानसभा के हुए विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के हुए विधान परिषद के सभापति, अगर कोई भी सदन का अध्यक्ष चुना जाता है सदस्य और अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते उसे सभी जो पार्टी होती हैं सदन में उनकी बातें सुननी होती हैं, उनके प्रति न्यूट्रल यानी कि इम्पार्शियल तटस्थ दृष्टिकोण दर्शाना होता है, सबको बराबर दृष्टि से देखना होता है। तो उस न्यूट्रलिटी के लिए वो उस पद को छोड़ रहा है एक लिमिटेड पीरियड के लिए जब तक वो अध्यक्ष है, तो उसे दल बदल के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसके पास ये अधिकार होगा कि वो दल बदल के तहत जो कोई भी मेंबर है MP या MLA है उसको सज़ा सुनाए या उसको निर्धारित करे कि उसने अपराध किया या नहीं। तो ये निर्धारित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष को है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति इसके लिए दल बदलू के तहत दोषी है या नहीं। जो ओरिजिनल कानून था 85 का उसमें ये प्रावधान था कि जो अध्यक्ष है उसका निर्णय इस मामले में फाइनल होगा और उसके निर्णय को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में की होतो होलोहन केस में कहा कि ये जो सेकंड प्रोविज़न है कि डिसीजन विल बी फाइनल एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे के अंदर आता है और संविधान के मूल ढांचे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी स्थिति ये है कि उसका फैसला दल बदलू का करेंगे अध्यक्ष, और अगर ये फैसला अध्यक्ष ने दुर्भावना यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ
प्रतिकूलता या एडवर्सिटी बदले की भावना के तहत लिया है, तो इस निर्णय को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नियम बनाने की शक्ति, जो दल बदलू कानून के तहत अगर अध्यक्ष निर्णय लेता है तो इसके लिए उसको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ताकि उसको काम करने में आसानी हो और उसके काम में ट्रांसपेरेंसी हो। इसके लिए जो अध्यक्ष हैं वो नियम बना सकते हैं, ये शक्ति उनके पास रहेगी। और ऐसे नियम बनाने के बाद में 30 दिन में वो उन नियमों को सदन के सामने, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सामने उन नियमों को रखते हैं। फिर सदन के पास ये शक्ति, ये पावर होती है कि वो उन नियमों को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनमें बदलाव यानी कि अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर उसको लगता है कि ठीक नहीं है तो सदन इन नियमों को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन एक बार नियम बनने के बाद में, पास करने के बाद में, अगर कोई भी सदस्य इन नियमों का उल्लंघन या वायलेशन करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सदन के विशेषाधिकारों यानी कि प्रिविलेजेस का वायलेशन किया है और उसको दोषी ठहराया जा सकता है। अब सदन के विशेषाधिकार क्या होते हैं, जब हम लेजिस्लेटिव या विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, भारत की संसद के बारे में, तब हम इसको जानेंगे। अभी हमारे लिए इतना इसको मान सकते हैं कि सदन के विशेषाधिकार कुछ ऐसे राइट होते हैं, कुछ अधिकार सदन के पास होते हैं कि उन अधिकारों की वजह से सदन जो है अपना काम चला सकता है, अपनी गरिमा को बनाए रख सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इनका नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे विशेषाधिकार का दोषी माना जाएगा और इस संबंध में सदन का अध्यक्ष उस सदस्य के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। सदन का अध्यक्ष दल बदलू के तहत कार्यवाही तभी कर सकता है जब उसे कोई सदस्य लिखित में शिकायत दे, यानी कि शिकायत मिलने पर ही कार्यवाही की जाएगी। अगर दल बदल हुआ है और किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो सदन का अध्यक्ष तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता कि जब तक उसको शिकायत ना मिले, यानी कि अपने आप से कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। नो सुओ मोटो एक्शन बाय द प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर। और ये जो कृत्य है, जो भी काम है, ये अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति का है, सेमी जुडिशियल इन नेचर है। सेमी जुडिशियल इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसा मामला जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी और निर्दोष बताया जाए और मेरिट और डिमेरिट के आधार पर फैसला हो, वो न्यायिक प्रवृत्ति का है। लेकिन जो सदन का अध्यक्ष है वो जुडिशियल मेंबर या न्यायिक व्यक्ति नहीं है, तो ये आधा न्यायिक है और आधा एग्जीक्यूटिव है, तो इसलिए इसको सेमी या क्वासी जुडिशियल नेचर का ये एक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसके बारे में बात कही है जिसको देख लेते हैं। याद करना जरूरी नहीं है, बस हम लोग समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोचता है। सबसे पहला केशम मेघचंद्रा वर्सेज स्पीकर ऑफ मणिपुर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी अध्यक्ष है सदन के, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के, जो दल बदलू के तहत इन फैसलों को देते या देखते हैं, उनको रीजनेबल टाइम फ्रेम में इस फैसले को डिसाइड करना होगा, यानी कि एक निश्चित, यानी कि एक न्यायोचित या रीजनेबल समय के अंदर वो इस मैटर को डिसाइड करे। अब इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2009 में जब हरियाणा जनहित कांग्रेस थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 MLA थे, तो उनमें से 4 या 5 जो है वो, शायद 4 MLA 6 में से टूट के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास चले गए। तो दल बदलू के तहत जब हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष ने शिकायत की विधानसभा के अध्यक्ष को, तो विधानसभा के अध्यक्ष ने इस मैटर को डिसाइड करने में ही 4 साल लगा दिए, और जबकि उन मेंबर का कार्यकाल 5 साल का था। तो यानी कि अगर कई बारी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए जो है लंबा समय खींच लेते हैं निर्णय को डिसाइड करने में, तो इस रिगार्डिंग केशम मेघचंद्रन केस में जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अध्यक्ष है, प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर है, वो इस मैटर को रीजनेबल टाइम फ्रेम में ख़त्म करे। दूसरा, रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में ऑनेबल कोर्ट ने कहा कि दल बदलू कानून के तहत फैसला करते समय जो अध्यक्ष है वो एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम ना करे, कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य है, और ना ही दुर्भावना से काम करे, बल्कि उन्हें न्यूट्रल एडजुडिकेटर यानी कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ये आरोप लगता रहा है, क्योंकि जो भी लोकसभा का जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर होगा, सदन का अध्यक्ष है, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होता है, और जनरली वो जो रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, उसी का अध्यक्ष होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी केस दल बदलू का आ जाए तो बहुत कम चांसेस है कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई निर्णय देगा। तो इस संबंध में रवि नायक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको पॉलिटिकल एजेंट की तरह नहीं, एक तटस्थ और न्यूट्रल आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए जो मेरिट पे फैसला दे। अब क्या क्या फ़ायदे हैं जो
एंटी डिफेक्शन लॉ के है। इसकी वजह से देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता आई है। और हालांकि जो ये रीऑर्गेनाइज को करने के लिए अनुमति देता है 2/3 बेस पे। ये 2/3 बेस क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दल बदलू कानून के तहत भ्रष्टाचार पे अंकुश है, यानी कि अब अगर कोई पैसे लेके दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तीसरा, इसने जो पार्टी सिस्टम है और पार्टी का डिसिप्लिन है उसको मजबूत किया है। इसके नुकसान क्या है, असहमति और दल परिवर्तन में कोई भेद नहीं। मतलब कि इसने जो पार्टी की इच्छा है उसको एक एमएलए या एमपी के ऊपर हावी कर दिया है, क्योंकि अब पार्टी अगर कोई भी एमपी या एमएलए है वो अपनी असहमति जाहिर नहीं कर सकता, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है, राइट टू डिसेंट। और अगर कोई भी सदस्य अगर अपनी असहमति बताता है तो उसे डर रहता है कि कहीं दल परिवर्तन कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। अब इसने 1/3 को छोड़ के 2/3 यानी कि अब सिंगल मेंबर अगर कोई भी दल बदल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अगर 2/3 करे तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। यानी कि छोटी अगर जो दल बदल है उसको तो रोकता है, लेकिन बड़ी दल बदल को ये नहीं रोक सकता है, उनको प्रमोट करता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड यानी कि निर्दलीय और मनोनीत जो सदस्य हैं उनके बीच में जो भेद किया गया है 6 महीने का, ये गलत है, यानी कि न्याय के विरुद्ध है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है वो तो पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकता, और जो नॉमिनेटेड है वो अगर वो 6 महीने तक ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो भेद है, डिफ्रेंशिएशन, ये रीजनेबल नहीं है। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नुकसान है या विवाद चल रहा है वो ये है कि इसमें जो अध्यक्ष हैं वही निर्णय लेते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं सदन के वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं, उसी पार्टी के सदस्य होते हैं। तो ऐसे में बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो सदन के अध्यक्ष हैं वो हमेशा अपनी पार्टी के फेवर में निर्णय लेते हैं। तो जो अगर निर्णय करने वाला ही निष्पक्ष नहीं है तो न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। और जो पीछे हमने केशव मेघचंद्रन और रवि नायक जैसी जजमेंट का जिक्र किया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ने भी बार बार इस बात के लिए चिंता जाहिर की है। और जो अध्यक्ष है वो उनके पास न्याय करने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि वो जूरिस्ट नहीं है, ना ही वो वकील या अधिवक्ता हैं, न्यायिक कानून की पढ़ाई की है। तो मेरिट के आधार पर निर्णय करने के लिए जो जुडिशल एक्सपर्टीज़ या कम्पिटेंसी चाहिए, योग्यता, वो उनमें नहीं होती। ऐसा आरोप हर पार्टी बाइस को हमने देखा। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने काफ़ी परिवर्तन किए। सबसे पहला तो 91वां संविधान संशोधन ये बोलता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर है वो सदन का 15% होगी, और राज्य विधानसभा के लिए कम से कम 12 मिनिस्टर होने चाहिए। जो ये बोलता है कि कोई भी सदन, यानी कि जब अगर लोकसभा है तो इसमें 552 सीट है, तो जो मैक्सिमम मिनिस्टर है, अधिक से अधिक मंत्री है, वो 552 के 15% से अधिक नहीं हो सकते। यानी कि अगर किसी भी विधानसभा में 100 अगर एमएलए हैं तो टोटल मिनिस्टर है वो 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और मिनिमम संख्या है वो 12 होनी चाहिए, यानी कि 12 से कम ना हो, और टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे सांसद या विधायक है वो दल बदलू कानून के तहत अगर अयोग्य घोषित हो गया तो वो व्यक्ति जो है वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा, यानी कि लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गृह मंत्री है और उसे दल बदलू कानून के तहत अगर दोषी मान लिया गया तो इसका मतलब ये है कि अब वो एमपी या एमएलए नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये भी निकाला जाएगा कि अगर कोई वो व्यक्ति एमपी और एमएलए नहीं है तो अब वो व्यक्ति गृह मंत्री के पद पर भी नहीं रह सकता। नंबर 3, राजनीतिक लाभ यानी कि पॉलिटिकल प्रॉफिट किसी भी पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति जो दल बदलू कानून के तहत दोषी है वो कोई भी राजनीतिक लाभ के पद के लिए भी अयोग्य है। अब राजनीतिक लाभ का पद क्या है इसको हम लोग समझते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी पोस्ट जिसके लिए जो सैलरी है वो सरकार दे रही है, यानी कि सरकारी फंड से पैसा मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्थान में, ऐसी कॉरपोरेट में या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है जहाँ पे सरकार का हिस्सा है और पैसा सरकारी हिस्से से जा रहा है, तो वो राजनीतिक लाभ का पद कहलाया जाएगा, और जो मंत्री पद है वो राजनीतिक लाभ का पद है। नंबर 3,
जो 1/3 स्प्लिट हमने देखी थी कि कोई भी दल अगर जिसमें 1/3 मेंबर टूट जाते हैं तो वो अयोग्य नहीं होंगे, तो इसको इसने ख़त्म कर दिया। अब जो प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि कोई भी ग्रुप अगर उसमें 2/3 स्प्लिट होती है, 2/3 टूट होती है, तो वो दल बदलू कानून के तहत अयोग्य नहीं होंगे। इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जो ओरिजिनल कानून था वो ये बोलता था कि कोई भी ग्रुप अगर उसके 1/3 मेंबर यानी कि 100 में से 33 मेंबर टूट के चले गए तो वो दल बदलू कानून के तहत अयोग्य नहीं होंगे। लेकिन 91वां संविधान संशोधन ने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसकी जगह 2/3 लागू है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी दल है उसके 2/3 मेंबर यानी कि 100 में से अगर 2/3 हुए 66, अगर कोई भी पार्टी जिसके 100 में से 66 मेंबर टूट के चले जाते हैं तो वो दल बदलू के तहत अयोग्य नहीं होंगे। ऐसा प्रोविज़न अभी है। तो ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और आप इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उनका आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।